हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत एंड आई एम फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। तो आप आज आपकी लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्रीम ऑफ फिजिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो किसका है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। हमने कल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन और इंडक्शन के बारे में, और आज एक और मेथड ऑफ चार्जिंग का टॉपिक बचा है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ये एक टॉपिक हमारा बचा है। जैसे कॉन्टैक्ट का मतलब कोई भी दो बॉडीज जब आपस में कनेक्ट होती है, व्हेन टू बॉडीज when two charged bodies when two charged bodies are connecting each other। जैसे समझिए, जैसे ये एक बॉडी है Q1 चार्ज की, इस पे प्लस 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 प्लस, ये Q1 चार्ज की बॉडी है। ये हमारे पास एक Q2 चार्ज की बॉडी है जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। मैंने इन दोनों चार्ज बॉडीज को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब ये एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो गई, तो टोटल चार्ज ऑफ दी बॉडी कितना होएगा, वो होएगा बेसिकली इन दोनों चार्जेस का सम। वो होएगा इन दोनों चार्जेस का सम। कैसे कि दो बॉडीज को जब भी हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी इन दोनों चार्जेस का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों चार्जेस को मैं ब्रेक करता हूं। ब्रेक टू चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्जेस, ब्रेक टू पॉजिटिव चार्जेस। तब होएगा क्या, ब्रेक टू पॉजिटिव चार्ज, दो चार्जेस को ब्रेक करने से होएगा क्या, चार्ज विल बी इक्वली, चार्ज विल बी इक्वली डिवाइडेड between them। उनके बीच में जो चार्जेस है वो इक्वली डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे दो बॉडीज है मेरे पास, उन दोनों बॉडीज को सबसे पहले मैं आपस में क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे एक 2 कूलम चार्ज की बॉडी है, एक 3 कूलम चार्ज की बॉडी है, प्लस प्लस। अब मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ एक वायर के थ्रू, तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, 5 कूलम हो जाएगा, 5 कूलम हो जाएगा। अब मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, और दोनों बॉडीज क्या है, आइडेंटिकल। ये जो कॉन्टैक्ट मेथड है चार्जिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल, बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल। दोनों बॉडीज आइडेंटिकल होना जरूरी है, तभी होगा। क्या हुआ, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 5 कूलम हुआ। जैसे मैं इन दो बॉडीज को आपस में ब्रेक करूंगा तो ये दोनों बॉडीज पे जो चार्जेस है ना वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अब इन दोनों बॉडीज पे जैसे मैं क्या करूंगा, जैसे ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, तो Q1 चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों बॉडीज पर जो चार्ज है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। ये बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस की डेफिनेशन कहता है। ये Q2 चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, यानी Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, 5/2, और Q2 भी कितना हो जाएगा, 5/2। अब ये दो पहले क्या था, Q1 चार्ज 2 कूलम का था एंड Q2 चार्ज 3 कूलम का था। आफ्टर ब्रेकिंग जिसको हमने क्या किया, आफ्टर ब्रेकिंग, अब जो Q1 चार्ज है वो तो 5/2 यानी 2.5 कूलम का हो गया, और जो Q2 चार्ज है वो भी 2.5 कूलम का हो गया। ये बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन है ना कॉन्टैक्ट में, जेई मेंस में बहुत कुछ है। जेई मेंस ने इस टॉपिक पे मेथड ऑफ चार्जिंग के 3rd टॉपिक जो कि कॉन्टैक्ट
इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास बॉडी है जिस पे -2 कूलम चार्ज है, ये एक हमारे पास बॉडी है जिस पे 6 कूलम चार्ज है। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट कर दिया, यानी टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कितनी हो गई, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी 4 कूलम हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, उन दोनों बॉडीज को वापस क्या किया था, वो वापस ब्रेक किया। आइडेंटिकल बॉडी है, ब्रेक करूंगा तो दोनों बॉडीज पर जो चार्ज है ना वापस वो इक्वली डिवाइड होंगे। दोनों बॉडीज पर चार्ज कैसे डिवाइड होंगे, इक्वली, यानी क्यूबल बॉडी पर चार्ज कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 कूलम चार्ज क्यूबल बॉडी पर आ जाएगा और 2 कूलम चार्ज Q2 बॉडीज पर ही आ जाएगा। यानी क्यूबल बॉडी पर चार्ज कितना आ गया 2 कूलम एंड Q2 बॉडी पर चार्ज कितना आएगा 2 कूलम। पॉजिटिव का आएगा, क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज हमारा क्या आया था, पॉजिटिव आ रहा था। मान लो तो एक नेगेटिव एग्जांपल देख के चेक करते हैं, एक नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये -6 कूलम, ये -4 कूलम, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा -10 कूलम हो जाएगा। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी -10 कूलम हो जाएगा। तो Q1 पर कितना चार्ज आएगा -10 डिवाइडेड बाय 2, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 -5 कूलम, और Q2 पर भी कितना आएगा -5 कूलम। अब इस बार इस Q1 बॉडी पर -5 कूलम चार्ज हो गया, Q2 बॉडी पर भी -5 कूलम चार्ज था। पहले Q1 पर -6 था और -5, पहले Q2 पर -4 और -5। बेसिकली चार्ज दोनों बॉडीज पर इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं। थर्ड मेथड हमें ये बताता है, जो कि बहुत आसान मेथड है करना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास का है, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको ये जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट मेथड, एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, जिससे क्वेश्चन था ए पीस ऑफ पॉलीथीन with a piece of polythene rubbed with wool, a charge of -2 into 10 to the power -7 coulomb is developed on polythene। हमें क्या बताना है, what is the mass of the polythene, after, what is the mass of the polythene का मास बताना after transferring the electron, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ये क्वेश्चन हमारा, जिसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम वो देखिए। पॉलीथीन है बेसिकली, वूल है, ये वूल है, वूल से पॉलीथीन में कन्वर्ट किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें चार्ज ऑफ द पॉलीथीन हमें कितना दे रखा है -2 into 10 to the power -7। ये बेसिकली चार्ज ऑफ द पॉलीथीन है आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद इस पॉलीथीन पर कितना चार्ज हो जाता है, तो बताइए इस पॉलीथीन का मास कितना बढ़ा है आफ्टर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना बढ़ा है, हमें ये पता करना है। अगर मैंने इस पॉलीथीन पे वूल से पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए, अगर मैंने वो पता लगा लिया तो मैं मास ऑफ द पॉलीथीन भी निकाल लूंगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास मुझे पता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास
निकाल लो। एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास ऑफ द पॉलीथिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसी तरीके से, और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस भी मैंने आपको बता रखा है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब प्लस माइनस मैंने आपको बताया था, जब भी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आते हैं तब माइनस साइन आता है, तो चार्ज होता था -2 10 टू द -7 इज इक्वल टू माइनस n की वैल्यू कितनी दे रखी थी, n तो हमें निकालना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ से ये n ये गया, तो ये बेसिकली n शुड बी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये कुछ 2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12। ये कहीं ना कहीं n की वैल्यू ये आ रही है। अब इस n की वैल्यू को अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ पॉलीथिन, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 डिवाइडेड 1.6 इंटू 12। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये आपका आंसर आ जाएगा, मास ऑफ द पॉलीथिन। अब बस आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो यही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको ये क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a body is connecting to the earth, body is connecting to the earth, ओके। एक बॉडी है जिसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, देन ठीक है, transferring of electron, a body is connected to the earth, transfer of electron from earth to body, earth to body, then the bodies, तब बताइए वो बॉडी कैसी होगी। जैसे हो सकती है वो बॉडी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, या नन ऑफ दिस। लास्ट एग्जांपल है नन ऑफ दिस। अब वो किस टाइप की बॉडी, एक बॉडी है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप खुद ट्राई कीजिए और ये ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन इनमें से सही है। अब अगर आपने ट्राई कर लिया होगा तो अब इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ, अगर आपसे नहीं हुआ तो। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बॉडी से, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है अर्थ से बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, अर्थ से बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये किस टाइप की बॉडी रही होगी, ये बॉडी ऑब्वियसली बात है, अगर अर्थ से बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज रही होगी, तभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉडी टू अर्थ आ रहे हैं, वरना ये इलेक्ट्रॉन बॉडी टू अर्थ आते ही नहीं। न्यूट्रल होती तो ना तो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती तो क्या करता, अर्थ अपनी तरफ इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, जबकि ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये अब अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ टू बॉडी में आएंगे, तो इसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ।
वो बेसिकली क्लास के एंड में देख लेंगे थर्ड क्वेश्चन। पहले ये टॉपिक स्टार्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ बेसिकली ट्रांसफर, कूलम्ब्स लॉ क्या? इंट्रैक्शन ऑफ force between two charges, दो चार्जेस के बीच में फोर्स का इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक चार्ज है Q1, इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये डेफिनेशन दिए, स्टार मार्क कर लेना। इस पूरी डेफिनेशन में यही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कूलम्ब्स लॉ। फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच में होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक ये पॉइंट चार्ज Q2 है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जैसे दो चार्जेस होते हैं ना। कूलम्ब्स लॉ समझने से पहले मैं आप ग्रेविटेशन का थोड़ा सिलेबस का हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। अगर किसी ने ग्रेविटेशन पढ़ रखी है ना, वो कूलम्ब्स लॉ बड़ी आसानी से समझ पाएगा। ग्रेविटेशन और कूलम्ब्स लॉ लगभग एक दूसरे से मैच कर सकते हैं, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, कूलम्ब्स लॉ बहुत इजी है, आसानी से समझा जा सकता है। जिसने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा है और जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें m1 और m2 क्या होते हैं? दो पॉइंट मासेस होते हैं। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। वो दोनों हमेशा पॉइंट मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमने वो नेचर में देखा है, इसलिए हमने ये चीज ऑब्जर्व की है और उसी के आधार पर हमने ये फॉर्मूला या लॉ बनाए हैं, ग्रेविटेशनल लॉ। अगर ये m1 m2 अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं तो कौन से फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? इनके बीच में जो फोर्स होता है ना, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसको हमने आपसे डिनोट किया है। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इसमें ये जो g होता है ना, g यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ये जी इसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मतलब इन दो पॉइंट मासेस को चाहे तुम वैक्यूम में रखो, चाहे तुम इन दो बॉडीज को लिक्विड में लेके चले जाओ, चाहे तुम इन दो बॉडीज को लकड़ी में डाल दो, चाहे इन दो बॉडीज को तुम लोहे में डाल दो, इन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है ना, वो इतना ही लगेगा। और ये जो जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये फिक्स ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। लेकिन इन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्सेस है ना, वो फोर्स क्या लग रहा होता है? यहाँ पे जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। इसमें जो फोर्स था ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m1 m2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r² के। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटने के बाद जो साइन आया था ना, वही g आया था। इसके अंदर भी यही है, फोर्स डायरेक्शन होता है Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। यानी जो फॉर्मूला बनता है फोर्स का, वो बनता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटने के बाद एक जो प्रोपोर्शनल साइन है, ये हटने के बाद एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो आएगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। हमारे दो पॉइंट चार्जेस है, वो यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होएगा। फोर्स के साथ लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक तो अट्रैक्ट करेंगे। यही दो कॉन्सेप्ट था। अगर ये दो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, उन दोनों को दूर ले जाने वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? यही कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स है, यही फोर्स है। उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो कौन सा लग रहा है? k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। फॉर एग्जांपल, जैसे ये +2 कूलम
ये -3 कूलम का एक चार्ज है। फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में कितना लगेगा? फोर्स लगेगा K, Q1 is 2, Q2 is -3। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस शुड बी R। इन दोनों की डिस्टेंस शुड बी R, दैट इज शुड बी R²। वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा -6K डिवाइडेड बाई R²। -6K डिवाइडेड बाई R²। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स आएगा ना वो ये आएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये है अपना 6 कूलम, ये है मेरा 5 कूलम। अब इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा? इन दोनों के बीच की सेपरेशन अभी भी R ले लेता हूं मैं, K 6 × 5 डिवाइडेड बाई R²। अब इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा? 30K डिवाइडेड बाई R²। अब बात करते हैं फोर्स। फोर्स होता क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है। जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी। आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, सर इस केस में फोर्स की वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है? फोर्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में पॉजिटिव साइन भी दिखाया नहीं गया है, लेकिन वो भी एक तरीके से एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो देखिए। कौन सी डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है? जैसे 2 कूलम और -3 कूलम। फोर्स की वैल्यू क्या है? -6K डिवाइडेड बाई R²। माइनस क्या बता रहा है कि दोनों फोर्स आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और 6 कूलम और 5 कूलम, यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव 30K डिवाइडेड बाई R²। इसका मतलब पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आपको इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होगी कि सर कब रिपेल, कब अट्रैक्ट, कब मैग्नीट्यूड। एक छोटा सा समरी टेबल बना देता हूं, उसके बाद आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी। समरी टेबल क्या है? जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कैसे निकालना है? सबसे पहले कोई भी दो चार्जेस दिए होंगे आपको, उनके बीच में आपसे फोर्सेस और उसकी डायरेक्शन पूछेगा। फोर्सेस निकालने के लिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कैसे निकालोगे? आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लोगे। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लोगे क्या निकालने के लिए? फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस लोगे। बस इससे आपका क्या हो जाएगा? कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालने, जब भी आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना ना, तब ये जो 2 कूलम -3 कूलम क्या है, जो साइन है ना माइनस का, ये आपको कभी नहीं है। प्लस माइनस साइन कभी मत रखना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करना, तब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पता चल जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसे निकालें? अगर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकाल लिया तो आपको पता है दो प्लस प्लस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक प्लस और एक माइनस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो डायरेक्शन तो एक तो ये तरीका है आने का। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिपेल और नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिपेल और नेगेटिव आ रहा है तो अट्रैक्ट। या फिर ऐसे समझ लो, फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप साइन रखते भी हो, मान लो आप कभी भूल जाते हो, तो आप अगर इस फॉर्मूले में साइन रख देते हो, आपकी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अगर आपकी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है?
दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स 6k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसकी एक अच्छे से डेफिनेशन लिख देता हूँ कूलम्स लॉ की, जिससे आपको पूरा अच्छे से, तो ये वाला मैं उठा देता हूँ। इंटरेक्शन बिटवीन, या आप एग्जाम में डेफिनेशन कूलम्स लॉ की इतनी बड़ी लिख सकते हो, ये तो छोटी है। इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट, इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to product of charges and inversely proportional to distance, inversely proportional to square between distance, inversely proportional to r square, ऐसा लिखते हैं। ये बेसिकली आपकी डेफिनेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। तो उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना, F = k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये सब आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, और वो एक दो पॉइंट के जो एग्जांपल थे वो भी आप दे सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं। हमने मैग्नीट्यूड पता कर लिया, फोर्सेस कैसे निकालते हैं वो देख लिया, और डायरेक्शन चार्जेस की कैसे निकाल दिया। सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल, सेम चार्जेस नहीं होंगे मतलब अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आपको जैसे आप अगला बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट है कौन सा, सेंट्रल कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, मतलब हमारा जो कूलम फोर्स है ना, कूलम फोर्स वो एक सेंट्रल फोर्स है। कूलम फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स बोलने का मतलब मैंने क्या कहा, फोर्स। जैसे एक Q1 Q2 चार्जेस है, एक चार्जेस है Q1 एंड सेकेंड वन चार्ज है Q2। अब इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कभी भी ऐसे नहीं लगेगा, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा कभी भी नहीं लगेगा। दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन एक तरीके से लगेगा। कैसे लगेगा, इन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, उसी के अलोंग सेंटर को ज्वाइन करने वाली, इन दो चार्जेस को सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, फोर्स उसी के अलोंग ही लगेगा। फोर्स उसी के अलोंग ही लगेगा, या तो फोर्स इधर और इधर। हमेशा फोर्स एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के सामने ही लगेगा। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज Q1 इधर है, एक चार्ज Q2 इधर है। अब इस Q1 पर फोर्स इधर, इस Q2 पर फोर्स इधर नहीं लगेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, फोर्स उसी के अक्रॉस ही लगेगा। फोर्स उसी के अक्रॉस ही लगेगा। इसमें लिखा है सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा, हमेशा सेंट्रल लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। ये था सेंट्रल का टॉपिक। अब ये था सेंट्रल लाइन, हमेशा फोर्स किसके अलोंग लगेगा, सेंट्रल लाइन के अलोंग ही लगेगा। अब सी पॉइंट है कूलम फोर्स इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर। कूलम फोर्स हमारे क्या है, कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। नेचर में कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। अब इस टॉपिक का जो जवाब है ना, इस लाइन का जवाब है ना, मैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में दूंगा। डिटेल में
कंजर्वेटिव दो चार्जेस कैसे आपस में कंजर्वेटिव होते हैं, क्यों होते हैं, इसका डिटेल में जवाब नेक्स्ट चैप्टर 2 में दूंगा। बस इतना याद रख दो कि कंजर्वेटिव इन कूलम्ब फोर्स एक कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, जिसका वर्क डन होता है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। इसके अंदर जिसका वर्क डन, अगर आपने क्लास 11th में अगर पढ़ रखा है तो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्लास 11th में कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट चैप्टर 2 में हम इस कंजर्वेटिव नेचर को डिटेल में, अभी मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको अगर बोर्ड्स में कभी पॉइंट लिखना पड़े तो आप इस पॉइंट्स को आसानी से लिख सकते हो, जिसका क्या लिख रहा था मैं, जिसका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बस इतना सा बता रहा हूँ, तो बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अब ई पॉइंट क्या कहता है, अब लास्ट एक और पॉइंट है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां के स्टैंड फॉर, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां के स्टैंड फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹9, ये होती है के की वैल्यू। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²। ये बेसिकली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये के की वैल्यू होती है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। के अब एप्सिलॉन नॉट, के स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब बात करते हैं के की डिटेल में, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, ये वेरी करता रहता है। ये वेरी क्यों करता है, ये वेरी किसकी वजह से करता है, इसकी वजह से वेरी करता है। कहीं ना कहीं अगर ये वैक्यूम ना होता ना, ये वैक्यूम के केस में इसका आंसर, अगर इसकी वैल्यू ये होगी ना, तब कहीं जाके के की वैल्यू ये आती है। अगर वैक्यूम में क्वेश्चन पूछा जाए तो के की वैल्यू 9 × 10⁹9 होती है, लेकिन के की वैल्यू वेरी कब करेगी, अगर इन्हीं दो चार्जेस को अगर मैं किसी मीडियम में डाल देता हूँ, किसी केरोसिन ऑयल में डाल देता हूँ, किसी लकड़ी में डाल देता हूँ, हर एक की परमिटिविटी है ना वो अलग है, हर एक की परमिटिविटी है ना वो अलग अलग है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये वेरी करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम के अनुसार ये चेंज होता रहता है, मीडियम के अनुसार ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं परमिटिविटी की, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम तो मैंने आपको बता दी क्या होती है, 8.85। ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम में कितनी, 8.85 × 10⁻12, तब के की वैल्यू ये आती है। वरना कहीं ना कहीं के की वैल्यू चेंज होती है ना, तब मीडियम ऑफ द फोर्स चेंज होता है। यानी जो मीडियम में जो फोर्स होता है ना, मीडियम का फोर्स, वो पता है क्या होता है, फोर्स इन मीडियम वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम का रखा जाता है यहाँ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये फॉर्मूला था मीडियम के फोर्सेस का। अब हम बात करते हैं परमिटिविटी की, जिसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, परमिटिविटी। ये होती क्या है, ये बेसिकली क्या होती है, परमिशन ऑफ मीडियम, परमिशन टू मीडियम, परमिशन टू मीडियम बोलने का मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या करती है, इन दो चार्जेस, जैसे ये दो चार्जेस है, वन चार्ज शुड बी Q1 एंड अनदर चार्ज शुड बी Q2। ये क्या करती है, मान लेता हूं इनिशियली इन दो चार्जेस के बीच में क्या है, वैक्यूम है,
वैक्यूम इन दो दो चार्जेस का बीच का क्या है, मीडियम है एक तरीके से। क्या है, एक मीडियम है। ये जो मीडियम है ना वैक्यूम, वैक्यूम इन दो चार्जेस को कहता है, वैक्यूम इन दो चार्जेस को कहता है जाओ चार्जेस, जाओ दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जाके फोर्स लगाओ। ये बेसिकली मीडियम परमिशन देता है कि जाओ तुम दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगाओ, फोर्स लगाओ। अब जब ये फोर्स लगाते हैं ना तो ये वैल्यू आती है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वैक्यूम में इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स ये होता है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए, K की वैल्यू आ जाएगी 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, ठीक है। अब इन्हीं चार्जेस के बीच में, अब इन्हीं चार्जेस के बीच में अगर मैं क्या डाल दूं, पानी डाल दूं, इन्हीं चार्जेस को उठाकर मैंने पानी में डाल दिया। अब इन्हीं चार्जेस को मैंने उठा के क्या डाल दिया, पानी में। अब इन दो चार्जेस में अब क्या करेगा, अब मीडियम कौन है, अब इन दोनों चार्जेस का मीडियम कौन है, H2O, पानी है। अब पानी बोलेगा जाओ चार्जेस तुम जाकर दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाओ। अब जो मीडियम के आधार पर इन दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगा, ये दोनों चार्जेस मीडियम के आधार पर फोर्स लगाएंगे। मतलब अब इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स होएगा ना वो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का होएगा। मीडियम का अगर अब इस बार मीडियम चेंज हो जाएगा तो इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ना वो भी चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज तो इन दो चार्जेस का फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने NaCl देखा होगा, सॉल्ट, नमक इन वैक्यूम में नमक बहुत टाइट होता है, उसको तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। जबकि उसी नमक को जब मैं पानी में डाल दूंगा ना, उसी नमक को जब मैं पानी में डाल दूं और चम्मच से घोल दूंगा ना तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पानी में जाकर अपनी स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ वो तोड़ देता है नमक। वहां जाकर उसका जो फोर्स हो जाता है ना वो कम हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है, अपने आप ही टूट जाता है नमक। चार्जेस, इसलिए चार्जेस किस पे डिपेंड करते हैं, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है ना वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम क्या होता है उस चार्जेस के बीच का, वो कहीं ना कहीं मीडियम पे डिपेंड करता है। और मीडियम ऑफ द फोर्स ये होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब सर हम ये जो एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन नॉट मीडियम, इसका मतलब सर हमें हर मीडियम का एप्सिलॉन नॉट याद करना पड़ेगा? नहीं, इसका एक तरीका है। आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा हुआ रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, उसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी होती है। क्या सर हमें सारे, जैसे लकड़ी में अगर चार्जेस को डालूंगा, पानी में डालूंगा, केरोसिन ऑयल में डालूंगा, डीजल में डालूंगा, अगर मैं चार्जेस को उनमें डालूंगा, क्या हमें सबकी परमिटिविटी याद करनी पड़ेगी? नहीं, सबकी परमिटिविटी याद है। जैसे क्लास 11th में आपने एक रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो होता था डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तब उस केस में आपके पास रिलेटिव डेंसिटी, मतलब ये कोई भी बॉडी की डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ द वाटर है, ये डेंसिटी ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी है। आपको हमेशा क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी दे रखा होगा, हमेशा क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी दे रखा होता है। आप हमेशा याद करके क्या करते थे, डेंसिटी ऑफ द वाटर याद करते थे। डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या होती थी, वो होती थी 10³ kg पर मीटर क्यूब। ये आपको याद होती थी। आप डेंसिटी ऑफ द वाटर, रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ द वाटर से मल्टीप्लाई करके किसी भी बॉडी की डेंसिटी आप निकाल लेते थे। उसी तरह हम क्या करते थे, उसी तरह हमारे पास क्या होती थी, उसी तरह इस केस में हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी, यानी जिसको हम डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर हम क्या बोलते थे, रिलेटिव परमिटिविटी ये हम बोलते थे।
अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी को किससे डिनोट किया जाता था, K से या फिर एप्सिलॉन आर। वो क्या होता था, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द बॉडी या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की परमिटिविटी हमें याद है और रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है, तो हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं और उस परमिटिविटी को निकाल कर हम इस फॉर्मूले में पुट करके फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये मीडियम की परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या आ जाएगा, K टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, K टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दो चार्जेस जो वैक्यूम होते हैं, वो वैक्यूम कहता है कि जाओ चार्जेस तुम दोनों जाके एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाओ। क्यों, क्योंकि वो दोनों चार्जेस मीडियम पे डिपेंड करते हैं। उन दोनों चार्जेस के फोर्स मीडियम पे डिपेंड, जैसा मीडियम होएगा वैसा उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा। ऑल ओवर आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, परमिटिविटी तक। कल हम इससे रिलेटेड कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने क्वेश्चन मैं करवा पाऊंगा उतने में क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन बचे वो आप खुद घर से कर लेना। उसके बाद आप जेईई मेंस के भी क्वेश्चन या बोर्ड्स में आए हुए पिछले ईयर्स के क्वेश्चन आप खुद से लगा सकते हो कूलम्ब्स लॉ या उससे पीछे रिलेटेड टॉपिक पर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं वो डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके डाउट मैं पूरे बताऊंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, फिर उस टॉपिक को मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा वापस से। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी दोस्तों। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं हम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।